हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग वीडियो के 11th पार्ट में डिस्कस करेंगे स्प्रिंग फोर्स के बारे में। तो चलिए इसको फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि मैंने एक स्प्रिंग रखा है यहाँ पर, और स्प्रिंग को मैं पुल करूँगा इस तरफ से। सपोज कीजिए पुल करूँगा, तो अगर इस स्प्रिंग को मैं पुल करूंगा तो आपको पता होगा कि जैसे से हम लोग पुल करते हैं तो इसका लेंथ आपका क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। तो जैसे आप इसको पुल किए, अगर थोड़ा सा फोर्स बढ़ेगा लेंथ थोड़ा सा बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा लेंथ और थोड़ा बढ़ेगा। जब तक आप फोर्स को बढ़ाते रहेंगे लेंथ बढ़ते रहेगा। और हम लोग यही बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जब आपका आ जाएगा तो उस मोमेंट पे जो फोर्स आप लगा रहे होंगे, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब स्प्रिंग इलोंगेट होना बंद कर दे, तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो जो फोर्स आप एक्सटर्नली लगा रहे हैं, एफ एक्सटर्नल, वही फोर्स से आपको जो है स्प्रिंग अपनी तरफ खींचेगा। स्प्रिंग हमेशा जो है आपको अपनी तरफ यहाँ पर खींचते रहेगा। जब आप खींचेंगे इसको तो अब अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। तो जब आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एस पी विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। तो अब देखिए स्प्रिंग में होता क्या है, तो हम लोग इसको थोड़ा एक सेकेंड हम लोग क्लियर थोड़ा कर लिया जाए। अब होता क्या है कि जैसे आप इसको फोर्स लगाते हैं तो इसमें एक डिफॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन। और एक बात याद रखिए कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। मतलब होता क्या है कि जैसे आप फोर्स लगाते हैं तो इसमें डिफॉर्मेशन आते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब डिफॉर्मेशन, आपको स्ट्रक्चर उसका सोचना पड़ेगा। जैसे आप उसको पुल करेंगे तो इसमें ट्विस्ट होता है, उसके कारण मॉलिक्यूल्स में डिफॉर्मेशन आते हैं, और मॉलिक्यूल्स अपना डिफॉर्मेशन नहीं चाहता है। तो उससे कारण वो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है, उसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं, जो स्प्रिंग के अंदर डेवलप होगा। तो उसके कारण एक अपना रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। उस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण अपना वो नेचुरल लेंथ गेन करना चाहेगा। तो मान लिया जाए कि ये जो है आपका अभी नेचुरल लेंथ है, और मैंने कि स्प्रिंग पे फोर्स लगाया। तो अगर मैं स्प्रिंग पे फोर्स लगाऊंगा तो ये अपने नेचुरल लेंथ से बड़ा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लेंथ से आपका बड़ा हो जाएगा। तो मान लिया जाए कि अभी मैंने इसको नेचुरल लेंथ से कितना बड़ा कर दिया, एक्स लेंथ बड़ा कर दिया। तो आप जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे एफ एक्सटर्नल, तो इस केस पे क्या होगा कि ये बड़ा हो गया इस तरह से। लेकिन वही अगर आप कंप्रेस करते हैं, स्प्रिंग को पुश करते हैं, तो अगर आप स्प्रिंग को पुश करेंगे तो अपने नेचुरल लेंथ से कुछ छोटा हो जाएगा। आप इसको ऐसे बोलेंगे कि स्प्रिंग का लेंथ इतना हो जाएगा। और इस केस में मैंने कुछ कंप्रेस कर दिया। तो इमेजिन कीजिए कि जब आपने इसको इलोंगेट किया तो उस मोमेंट पे जो स्प्रिंग एक्सटर्नल फोर्स तो आप इस डायरेक्शन लगा रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग आपको अपनी तरफ खींचेगा। स्प्रिंग किधर खींचेगा, एफ एस पी अपनी तरफ खींचेगा। मतलब क्यों खींचता है, तो रीजन ये होता है कि द स्प्रिंग विल ऑलवेज ट्राई टू अक्वायर इट्स नेचुरल लेंथ। हमें स्प्रिंग का ये प्रॉपर्टी होता है कि हमेशा अपने नेचुरल लेंथ को, नेचुरल स्ट्रक्चर को रीगेन करना चाहे। तो उससे कारण रिस्टोरिंग फोर्स जो है स्प्रिंग फोर्स उस तरफ से डेवलप हुआ, राइट की तरफ। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इसको पुश करेंगे, इसको आप कंप्रेस करेंगे तो इस केस में जो है स्प्रिंग आपको अपोज करना चाहेगा, और स्प्रिंग फोर्स कुछ इस तरह से डेवलप होगा। क्योंकि अपने नेचुरल लेंथ को गेन करना चाह रहा है, नेचुरल लेंथ को गेन करने के लिए इसको फैलना है, इसको क्या होना है, इलोंगेट होना है यहाँ से अपने पोजिशन से। सपोज कीजिए कि आपने इसको एक्स से कंप्रेस किया यहाँ पर, और यहाँ भी इलोंगेट कितने से किया, एक्स से किया। और साथ ही साथ मैं भी आपको बता दूं कि इस केस में हम लोग एफ एक्सटर्नल कुछ इस तरह से लगा रहे हैं, एफ एक्सटर्नल इस तरह से लगा रहे हैं। तो अगर अभी दोनों आपका इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम जो एफ एक्सटर्नल रहेगा उसको हम लोग एग्जैक्टली एफ एस पी के स्प्रिंग फोर्स के बराबर होंगे बोल देंगे। लेकिन डायरेक्शन जो होगा, हम लोग ये बोल सकते हैं कि डायरेक्शन जो होगा वो ऑपोजिट होगा। तो आप दोनों में माइनस साइन लगा सकते हैं। तो वो इक्विलिब्रियम की बात होती है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि स्प्रिंग फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हम लोग ये बोलते हैं कि स्प्रिंग फोर्स, हम लोग बोल सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स विच इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स इट मीन्स डिफॉर्मेशन। एक्स किसको बोल कर रहे हैं, डिफॉर्मेशन को बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड,
इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। द एक्स इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, राइट, इट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन, जितने आपने डिफॉर्म किया है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि जो एफ एस पी जो होगा, या एफ एस पी दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, राइट। स्प्रिंग फोर्स आपको ये पता भी होगा कि जितना ज़्यादा आप स्प्रिंग को खींचना चाहते हैं, जितना उसको आप इलोंगेशन देना चाहते हो, उतना ही ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ता है। मतलब क्योंकि स्प्रिंग क्या करता है, उतना ही ज़्यादा फोर्स से अपोज करता है। अगर 1 मीटर खींचेगा तो अगर 10 न्यूटन लग रहा है, तो 2 मीटर खींचेगा तो 20 न्यूटन फोर्स लगेगा, राइट। सो एफ एस पी शुड बी प्रोपोर्शनल टू एक्स। और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि फिर आगे आप प्रोपोर्शनली कांस्टेंट पुट किए तो एफ एस पी विल बी इक्वल टू के एक्स। सो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। इसको हम लोग तो ध्यान रखेंगे ही, जो स्प्रिंग फोर्स है उसको हम लोग ध्यान रखेंगे, मैग्नीट्यूड इतना होता है। डायरेक्शन के साथ हम लोग ये बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ एफ एस पी इन वेक्टर फॉर्म विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, माइनस ऑफ का एक्स, के एक्स, क्योंकि डिफॉर्मेशन के हमेशा अगेंस्ट है, ठीक है। अगर आपने एक्स को देखिए, एक्स को राइट साइड यहाँ दिया है तो फोर्स किधर लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा है। यहाँ पर वही अगर आप एक्स को लेफ्ट साइड दिया है, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में है, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, राइट साइड में लग रहा है। तो उस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट। So that's why we put minus sign in vector form, because the spring force always opposes its deformation, right? तो ये आपका स्प्रिंग फोर्स वेक्टर फॉर्म में हो गया। इसको क्या बोलेंगे, लेकिन हम लोग इसको रेयरली ही यूज़ किया करेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, डायरेक्शन तो हम लोग खुद ही पता कर लेते हैं। तो चलिए ये हो गया आपका। अब के किस पे डिपेंड कर सकता है, तो के डिपेंड्स ऑन आपका मटेरियल पे डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, इट विल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर, इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। और साथ ही साथ आपसे कोई पूछे क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो बिल्कुल टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि आप जितना इसको हीट कर दीजिएगा उसमें सॉफ्टनेस आ जाएगा, तो डिफॉर्मेशन करना आसान है। पता है कि हीट करने से मटेरियल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो उसको हीट करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये आपका स्प्रिंग फोर्स हो गया। तो थ्योरेटिकली ये आपका स्प्रिंग फोर्स, हम लोग ऐसे स्प्रिंग फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। आप डिफॉर्मेशन निकालिए, नेचुरल लेंथ से आप निकालिए कि वो कितना इलोंगेट हो गया है, कंप्रेस हो गया है, एंड दैट फोर्स स्प्रिंग फोर्स विल इक्वल टू के एक्स, राइट। लेकिन अब हम लोग समझते हैं थोड़ा स्प्रिंग फोर्स को हम लोग समझ कैसे सकते हैं। तो हम लोग समझने के लिए, ठीक है, तो ये समझने के लिए हम लोग बात करें तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का फंडा बिल्कुल सिंपल है कि आप ऐसे याद रखिएगा, जिस तरह से स्ट्रिंग होता था उस तरह से स्प्रिंग है, जिस तरह से स्ट्रिंग होता था उस तरह से आपका स्प्रिंग है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि देखिए स्ट्रिंग का काम क्या रहता था, स्ट्रिंग जो है अगर आप फोर्स को यहाँ से पुल कर रहे हैं, स्ट्रिंग को आप पुल कर रहे हैं, तो वो फोर्स से क्या होता है, वो फोर्स थ्रू आउट द स्ट्रिंग ट्रेवल हो जाता है बिना कम हुए हुए। मतलब यहाँ से अगर आप F इज इक्वल टू 10 न्यूटन आप लगा रहे हैं, तो वो फोर्स इस स्ट्रिंग के इस एंड से यहाँ पर पहुँच जाएगा और इस दीवार को भी उतनी ही फोर्स से खींचेगा, इस दीवार को भी उतनी ही फोर्स से खींचेगा, ठीक है। तो स्प्रिंग भी उसी तरह से काम करता है कि अगर आप स्प्रिंग में फोर्स लगाएंगे, स्प्रिंग में एफ फोर्स लगाएंगे, तो होगा क्या कि ये बस डिफरेंस इतना है कि इसमें एक इलोंगेशन आ जाता है, इस केस में इलोंगेशन आ जाएगा, इस केस में इलोंगेशन आ जाएगा। और एफ इज इक्वल सपोज कि आप 10 न्यूटन लगा रहे हैं, एफ कितना लगा रहे हैं आप, 10 न्यूटन लगा रहे हैं, तो ये 10 न्यूटन का जो फोर्स है इट विल ट्रेवल थ्रू आउट द लेंथ। इफ यू पुट 10 न्यूटन ऑफ फोर्स हेयर, देन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो भी कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। और ठीक है, और वो 10 न्यूटन फोर्स जो है लेंथ के थ्रू ट्रेवल करेगा, और वो 10 न्यूटन फोर्स कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। मतलब स्प्रिंग इस दीवार को खींचने लगा 10 न्यूटन से। मतलब क्या है कि स्प्रिंग और स्ट्रिंग में फोर्स ट्रेवल करते हैं। स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग आर जस्ट मीडियम टू प्रोपेगेट फोर्स। हम लोग बोल सकते हैं कि स्प्रिंग and spring are just a medium to travel
फोर्स, ठीक है, वो बस फोर्स को प्रोपिगेट करवाता है खुद के थ्रू, फोर्स को करने नहीं देगा। आइडियल की बात करें, हम लोग मासेज नहीं ले रहे हैं, तो आइडियल केस में फोर्सेस को चेंज नहीं करेगा, एक एंड से दूसरे एंड से क्या कर देगा, ट्रैवल कर देगा, और फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। डिफरेंस इतना है कि स्ट्रिंग का लेंथ अनचेंज होता था, स्ट्रिंग रस्सी का लेंथ अनचेंज रहेगा, and the length of a spring will change, either it will elongate or get compressed, right? हाँ, एक और डिफरेंस है कि स्ट्रिंग में हम लोग कंप्रेशन नहीं कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रिंग कैनॉट बी कंप्रेस्ड, ठीक है, बट स्प्रिंग कैन, मतलब स्प्रिंग को हम लोग कंप्रेस कर ही फोर्स को प्रोपेट कर सकते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि स्ट्रिंग में हमेशा जो पुलिंग फोर्स ही काम करता है, इसको पुल किया तो पुलिंग फोर्स को ही प्रोपिगेट करेगा। अगर आप इसको सोचिए कि हम लोग पुश कर दें और पुश कर वो फोर्स को यहाँ पर प्रोपिगेट करवाए तो होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग में क्या है कि स्प्रिंग में आप पुल तो कर ही रहे और साथ ही साथ अगर इसको आप पुश कर देंगे, पुश करने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, पुश करने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप शायद समझ रहे होंगे कि आप अगर स्प्रिंग को कंप्रेस कर दीजिएगा, आप अगर स्प्रिंग को क्या कर दीजिएगा, कंप्रेस कर दीजिएगा यहाँ से ऐसे एक्सटर्नल, तो जितना फोर्स से आप कंप्रेस कीजिएगा तो उतने फोर्स को यहाँ पर वहाँ कर दे ट्रांसपोर्ट कर देगा। मतलब यहाँ पर अगर 10 टन लगाएगा तो वो फोर्स जो है प्रोपिगेट कर जाएगा इस एंड से इस एंड पे, एंड विल ऑल्सो स्टार्ट पुशिंग दिस वॉल विथ दैट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, एफ एक्सटर्नल से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। जो कि स्ट्रिंग में, रस्सी में ऐसा केस नहीं होता था, बट स्प्रिंग में ऐसा केस हो सकता है। तो ये एक आपका डिफरेंस है। तो फाइनली आपको याद रखना है कि सारे क्वेश्चन जो स्प्रिंग के होंगे, सारे क्वेश्चन जो स्प्रिंग के होंगे बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह ही बनेंगे। स्ट्रिंग मतलब रस्सी की तरह ही बनेंगे, जो कि आसान होता था। बस डिफरेंस इतना है कि स्प्रिंग का लेंथ चेंज होता है। स्प्रिंग का लेंथ क्या होता है, चेंज होता है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर समझने के लिए। If elongation in first spring is x, then second is x2. Sorry, the question is if elongation in first spring is x1 and in second it is x2, then आपको चूज करना है कौन सा सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। आप डायग्राम देख सकते हैं कि सेम स्प्रिंग है, दोनों जगह सेम स्प्रिंग है। आप ऊपर वाले स्प्रिंग को F फोर्स से खींच रहे हैं, नीचे वाले स्प्रिंग को, और एक तरफ वॉल है, ऊपर वाले स्प्रिंग में आप F फोर्स लगा रहे हैं, एक तरफ वॉल है, दूसरे वाले स्प्रिंग को आप दोनों साइड से पुल आउट कर रहे हैं। तो बोला है कि अगर ऊपर वाले में x1 हो और नीचे वाले में x2 हो तो x1 x2 में क्या रिलेशन होगा, दोनों कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा या दोनों बराबर होगा। तो आपको क्या लगता है? देखिए, तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोग क्या सोचेंगे कि इस केस में आप एक साइड से खींच रहे हैं, तो अगर आपका इलोंगेशन x1 हो रहा है और दोनों साइड से खींचेंगे तो उसको दुगना इलोंगेशन होगा। आप सोचेंगे क्या कि अगर दोनों साइड से खींचेंगे तो इलोंगेशन क्या होगा, दुगना होगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन आप लोगों का हो गया कि x1 का जो वैल्यू है, x2 का जो वैल्यू है वो x1 का दुगना हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों साइड से x2 में खींच रहे हैं। बट कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे, आप बोलेंगे क्या कि आप इस ऊपर वाले स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ऊपर वाले स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि इलोंगेशन होगा, मतलब नेट फोर्स कुछ लगा रहे हैं आप। दूसरे वाले केस में बहुत लोग बोलेगा कि आप दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों साइड से फोर्स लगाने पे बैलेंस आउट हो जाएगा, तो x2 का वैल्यू जीरो हो जाएगा। x2 का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप रियल में ही सोचिए कि आप एक स्प्रिंग लेकर दोनों साइड से पुल करेंगे, दोनों साइड से क्या करेंगे, पुल करेंगे, तो उस केस में स्प्रिंग में इलोंगेशन जीरो थोड़ी ना होता है, नहीं होता है। तो दोनों सोचना बिल्कुल ही गलत है। तो क्या सोचना सही है, क्या सोचना सही है, यही ये बात हम लोगों को क्या करना है, फिगर आउट करना है। लेकिन उसके पहले मैं तो इसको हटा लूँ, नहीं तो आप लोग उल्टा सोच जाइएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखिए, हम लोग कुछ इस तरह सोचेंगे कि देखिए, आप फर्स्ट वाले डायग्राम को ठीक से नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं ठीक से देख रहे हैं कि अगर आप देखिएगा तो फर्स्ट वाला भी डायग्राम वही है। मैंने आपको ये बोला था कि अगर फर्स्ट वाले डायग्राम को देखिएगा तो अगर आप ए फोर्स से खींच रहे हैं तो वो फोर्स थ्रू आउट द लेंथ प्रोपेगेट होगा, मतलब यहाँ से इस एंड से पहुंचकर इस एंड पे पहुंच जाएगा, लेफ्ट एंड से कहाँ पहुंचेगा, राइट एंड पे। और सेम फोर्स से दीवार को खींचेगा, सेम फोर्स से क्या करेगा, दीवार को यहाँ पर भी खींचेगा वो लेफ्ट साइड में। तो दीवार को अगर वो खींचेगा, यहाँ पर सोचिए कि दीवार को भी सेम फोर्स से खींचेगा, तो एक्शन रिएक्शन में
स्प्रिंग पे ही फोर्स कितना लगेगा, सेम फोर्स लगेगा। अगर दीवार को खींचता है 10 न्यूटन से तो दीवार भी उसको कितने से खींचेगा, 10 न्यूटन से। मतलब अगर स्प्रिंग का एबी डायग्राम ड्रॉ करें तो स्प्रिंग का एबी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो स्प्रिंग पे लगने वाले फोर्सेस को दिखाएंगे। सो इन लेफ्ट साइड वी हैव एफ फोर्स, ऑन द राइट साइड वी हैव एफ फोर्स। इट मीन्स द फर्स्ट डायग्राम इज ऑल्सो सिमिलर एज द सेकेंड वन। जो सेकेंड वन में बस डिफरेंस इतना है कि दूसरे साइड पे फोर्स हम लोग दिखा दिए हैं, लेकिन फर्स्ट केस में ये है कि फर्स्ट केस में उस फोर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट केस में वो फोर्स को पाने के लिए हम लोग दीवार रख देते हैं, मतलब दीवार के थ्रू वो फोर्स लगा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको एक बात तो पता है कि एक साइड फोर्स लगाकर आप इमेजिन कीजिए कि आपको एक स्प्रिंग दिया गया है और आप हवा में उसको खींच रहे हैं, तो हवा में कभी खींच सकते हैं, आपको दूसरा एंड हमेशा होल्ड करना होगा। तो फर्स्ट केस में क्या किया गया है कि उस एंड को होल्ड करने के लिए दीवार यूज किया गया है, सेकेंड केस में उस एंड को होल्ड करने के लिए कोई दूसरा आदमी यूज किया गया है। लेकिन दोनों के केस में जो सिचुएशन है वो दोनों क्या है, सेम ही है आपके। ओके, तो हम लोग अब ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि अगर फर्स्ट वाले में x1 हो तो सेकेंड वाले में भी x1 ही होगा। सेकेंड वाले में जो आप बोल रहे हैं कि इलोंगेशन आप x2 है, मतलब सेकेंड वाले का जो x2 इलोंगेशन होगा और x1 इलोंगेशन दोनों बराबर होंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 होगा। तो एक बात को आप ध्यान रखिएगा। और इस बात को भी एक और बात मैं बता दूं कि नेट फोर्स जो होता है स्प्रिंग पे हमेशा 0 होता है। नेट फोर्स जो होता है स्प्रिंग पे हमेशा 0 होते हैं, क्योंकि जो फोर्स होता है वो एक एंड से दूसरे एंड तक क्या करता है, प्रोपिगेट करता है। तो ऐसे कन्फ्यूजन में नहीं आना है कि यहाँ पर नेट फोर्स आपका 0 हो गया तो आपका इलोंगेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको कॉमन सेंस यूज करना है। फिजिक्स करने पढ़ने का मतलब नहीं कि कॉमन सेंस आपको यूज करना बंद कर देना है। आपको कॉमन सेंस तो यही बोलेगा कि स्प्रिंग में जो इलोंगेशन होता है वो दोनों साइड से फोर्स लगाने पे होता है, दोनों साइड से क्या होता है, फोर्स लगाने पे होता है। तो अगर आपको ये निकालना हो कि इलोंगेशन कितना होगा, तो हम लोग बस ये करते हैं कि आप इससे फोर्स कितना प्रोपिगेट करवा रहे हैं, इससे आपको मतलब है। तो फोर्स जो एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है, जो प्रोपिगेट कर रहा है, जो कि हम लोग बोल रहे हैं कि एफ कर रहा है, तो एफ का वैल्यू आप बोलेंगे के एक्स। ठीक है, तो यहाँ से एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा एफ बाई क्या आ जाएगा, के। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ना कि हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट कर इलोंगेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या कि उस स्प्रिंग से कितना फोर्स पास हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि फाइंड इक्विलिब्रियम इलोंगेशन इन ईच स्प्रिंग। हर स्प्रिंग में आपको इक्विलिब्रियम इलोंगेशन निकालना है। तो देखिए निकालना इसको बिल्कुल आसान है। मैंने आपको एक बात ऑलरेडी बता रखा है कि आप स्प्रिंग को जैसे ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे वो स्ट्रिंग हो। तो अगर आप वैसे ट्रीट करते हैं तो सबसे लोअर स्प्रिंग पे सोचिए, सबसे लोअर स्प्रिंग पे कितने का लोड आ रहा है। तो सबसे लोअर स्प्रिंग पे जो लोड आ रहा है वो 5 kg का आ रहा है। यहाँ पर जो लोड आएगा वो 5 kg का होगा, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ F1। इसको मैं नाम कितना दे रहा हूँ, F1। तो फर्स्ट स्प्रिंग में जो फोर्स प्रोपिगेट करेगा, मतलब नीचे से ऊपर वो लोड को ट्रांसफर कर देगा। 5 kg आपने यहाँ हैंग किया, उस 5 kg का लोड 2 kg को मिल जाएगा फाइनली। ठीक है, और फाइनली जब इसके ऊपर जाएंगे हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर जो टोटल लोड हो जाएगा इस सेक्शन पे हो जाएगा 5 and 2 7 kg का लोड इस पे रहेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे लोड बढ़ते जाएगा। तो मैं अगर बात करूं कि इस पे F1 हो गया, इस पे जो फोर्स लगा F2 हो गया, और इस पे जो फोर्स लगा सपोज कीजिए पास करा F3, तो आप जो क्या बोलेंगे कि द वैल्यू ऑफ F1 विल बी इक्वल टू 5G, राइट, मतलब 50। और F1 क्या बोलेंगे, K1 X1 इज इक्वल टू 50। सो यू विल हैव X1 इलोंगेशन इन लोअर स्प्रिंग विल बी 50 by K1। K1 इज ऑल्सो 50, यू कैन सी फ्रॉम हियर, राइट। सो दिस इज 1 मीटर। तो यहाँ पर स्प्रिंग का इलोंगेशन कितना हो जाएगा X1 में, 1 मीटर। इफ यू टॉक अबाउट X2, राइट, अगर हम लोग सेकेंड का बात करें तो F2 का जो वैल्यू बोलेंगे क्या, तो 5 + 2 kg इतना हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप बोलेंगे K2 X2 is equal to 7G means 70. It means the value of X2 is 70 divided by what is K2, it's 60. So we will have 7 by 6 meters, right? अब हम लोग F3 का बात करें तो सबसे ऊपर वाले स्प्रिंग पे कितना लोड जाएगा। So in this spring the load will be how much total? It will be बिकॉज ऑफ 5 kg + 2 kg + 3 kg तीनों का लोड ऐड हो जाएगा। तो आप बोलेंगे क्या कि द वैल्यू ऑफ F3 विल बी इक्वल टू 5 + 2 + 3, राइट, इंटू जी। सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं कितना, 5 to 100, राइट। सो यहाँ से आप बोलेगा क्या कि K3 X3 इज इक्वल टू 100
it means the value of x3 is equal to 100 by k3. What is the value of k3? It's 100 again. So it's 100, so 100 by 100 which is 1 मीटर. तो ये आपका आंसर होगा. तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल जो है स्प्रिंग को हम लोग बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं. इक्विलिब्रियम के केस में फोर्स नीचे से ऊपर बिल्कुल प्रोपेगेट हो रहे हैं. फोर्स क्या हो रहे हैं? नीचे से ऊपर प्रोपेगेट हो रहे हैं, नीचे वाले एंड से ऊपर वाले एंड तक पहुंचा दे रहा है स्प्रिंग. ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग को सॉल्व करना हो तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड इक्विलिब्रियम इलोंगेशन स्प्रिंग. देखिए, तो ये फिर से स्ट्रिंग, अगर मान लीजिए कि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप क्या विश करेंगे? आप जो विश करेंगे बोलते कि ऐसा तो क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, बस यहाँ पर स्ट्रिंग के जगह पे क्या है? स्प्रिंग है. स्ट्रिंग की जगह पे क्या है? स्प्रिंग है. तो मैं बोलूँगा कि बिल्कुल सही बात है, स्प्रिंग की जगह पे स्ट्रिंग है. तो यहाँ पर हम लोग स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस कर मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का करना क्या रहता है? दोनों का तो काम एक ही है. तो दोनों का अगर काम एक ही है तो आप बोलिए कि जो भी यहाँ पर टेंशन रहेगा वही टेंशन स्प्रिंग से क्रॉस कर जाएगा और वही टेंशन यहाँ से यहाँ आ जाएगा. मतलब हर जगह टेंशन एक ही होगा और स्प्रिंग में भी जो फोर्स प्रोपेगेट करेगा वो टी के बराबर ही होगा. तो इस केस में अगर आपको निकालना हो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड इक्विलिब्रियम इलोंगेशन स्प्रिंग, तो आप एक्सेलरेशन के लिए बात करें तो एक्सेलरेशन के लिए याद है कि आप यूज किया करते थे एफ नेट बाई व्हाट? एम नेट, राइट? हो सकता है आपको नहीं याद हो, बिल्कुल नहीं याद होगा. तो एफ नेट बाई एम नेट कहने का मतलब होता था, मैं ये बोलता था कि यहाँ पर जो आप लग रहा है आपका 40 लग रहा है 4G और यहाँ पर लग रहा है 6G जो कि 60 आप बोल रहे हैं. तो आप राइट साइड में 60 लगा रहे हैं और लेफ्ट साइड में 40 लगा रहे हैं. उसके कारण राइट साइड वाला ब्लॉक 6 kg नीचे आएगा और लेफ्ट साइड वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा. और तो नेट फोर्स की जगह पे आप बोलेंगे क्या कि नेट फोर्स हो जाएगा 60 माइनस 40, क्योंकि 40 अपोज करा है, 60 इधर से खींच रहा है. तो 60 minus 40 divided by how much? It will be 6 plus 4 which is 10. So it will be basically 2 meters per second square, right? It will be 2 meters per second square. इतने एक्सेलरेशन से ब्लॉक्स मूव करेंगे. अब अगर हम लोग टेंशन की बात करें तो टेंशन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि आप फिर से वो फार्मूला यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं 2 अपॉन m1 प्लस m2g. आप इस क्वेश्चन को जानने के लिए पुली ब्लॉक सिस्टम वाला वीडियो देखिए. इस क्वेश्चंस को मैंने वहाँ डिराइव कर रखा है, पुली ब्लॉक सिस्टम, राइट? मोस्ट प्रोबेबली 4th और 5th वीडियो. तो यहाँ पर T2m1 जो ऊपर इतना हो गया तो आप वैल्यू पुट कीजिए. 2m1 का वैल्यू कितना हो गया है? आप किसी को 4 लीजिए, किसी को 6 ले लीजिए, डिवाइडेड बाई 4 प्लस क्या लीजिए 6 लीजिए, इनटू आप क्या जी का वैल्यू 10 हो गया. तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से जो आपका टेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा 24 and 2 48 न्यूटन. तो ये टेंशन हो गया. तो आपको यही टेंशन जो होगा उससे कारण स्प्रिंग इलोंगेट होगा. मतलब आप ये सोच सकते हैं कि इस स्प्रिंग से जो टेंशन गुजर रही है, जो फोर्स गुजर रही है वो कितना हो गया है? 48 न्यूटन हो गया है. और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है आपका 50 न्यूटन पर मीटर. तो आपसे पूछा गया है कितना इलोंगेशन होगा. तो अगर इतना फोर्स यहाँ से गुजर रहा है, मतलब आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, एक थ्रू आउट द हम लोग स्प्रिंग का बी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं. ब्लॉक पे टेंशन ऊपर लगेगा. कोई अगर कंफ्यूज हो रहा है तो कि टेंशन इस पे नीचे कैसे लग गया? ब्लॉक पे टेंशन ऊपर लगेगा लेकिन स्प्रिंग पे टेंशन क्या लगेगा? नीचे लगेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, राइट? तो हम लोग अब ये बोल सकते हैं कि के एक्स का जो वैल्यू होगा टी के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हो जाएगा, टी का वैल्यू आपका हो गया है 48. सो इट विल बी 48 डिवाइडेड बाई 50 विच विल बी इक्विवेलेंट टू 24/25. ठीक है, तो इतना मीटर्स हो जाएगा. इसको 0.9 आप कर सकते हैं. तो इतना मीटर्स इसका इलोंगेशन हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, राइट? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे. तब तक के लिए बाय बाय.